Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sarpasha and we are back with more lectures on dynamics. पिछली क्लास में we had a discussion on the concept of the law of conservation of momentum, where we just saw this statement and we tried to understand the fact that the total momentum of an isolated system is always conserved. एक isolated system में total momentum हमेशा conserve रहेगा. जब जब एक मास मोमेंटम गेन करेगा तब तब वो मास जिस दूसरे मास के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा वो मोमेंटम लूज कर जाएगा और टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा. हमारी डिस्कशन कंप्लीट यहाँ पर हुई थी कि इन अ कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड. टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी. तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रा एक दो छोटी छोटी एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे होपफुली आपको आफाका होगा. देखिए, मेरे पास दो ट्रॉलीज हैं और दोनों का मास m है. सही. और ये दो ट्रॉलीज मूव कर रही हैं विद वेलोसिटीज v, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही हैं विद वेलोसिटी v. अच्छा भाई, तो इनका मोमेंटम अभी थोड़ी देर बाद तो कोलिजन हो जाएगा, बट अभी कोलिजन हुआ नहीं है. तो कोलिजन से पहले इनका टोटल मोमेंटम क्या है? इनका टोटल मोमेंटम है जीरो, क्योंकि अगर एक का मोमेंटम है एम वी तो दूसरे का मोमेंटम हो जाएगा एम इंटू माइनस वी. तो ये आंसर हो जाएगा जीरो, एम वी माइनस एम वी. ठीक भाई, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसको अच्छी तरह से समझ लें. तो इसमें ज़रा साइन कन्वेंशन का बड़ा ध्यान कीजिएगा. अगर आप टुवर्ड्स द राइट पॉजिटिव ले रहे हैं तो टुवर्ड्स द लेफ्ट आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, वेलोसिटी एंड इवेंचुअली मोमेंटम. तो अगर इसका मोमेंटम एम वी है तो इसका मोमेंटम माइनस एम वी है. तो टोटल मोमेंटम क्या हो गया भाई? जीरो हो गया. अच्छा, फिर क्या हुआ? ये दोनों आपस में कोलाइड होते हैं और कोलाइड करने के बाद उसी वेलोसिटीज के साथ वापस चले जाते हैं. यानी वेलोसिटी v के साथ आए थे और वेलोसिटी v के साथ ही चले गए, लेकिन ऑब्वियसली अब उन दोनों ऑब्जेक्ट्स ने अपनी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया. तो अब टोटल मोमेंटम क्या है? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हो जाएगा m इंटू माइनस वी प्लस एम इंटू वी. अब ये टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रहा है ना, तो इसके मोमेंटम को मैं नेगेटिव ले लूंगा, इसके मोमेंटम को मैं पॉजिटिव ले लूंगा. तो माइनस एम वी प्लस एम वी, दोबारा आंसर आ गया जीरो. तो दैट्स फेयर इनफ कि टोटल मोमेंटम कंजर्व है बिफोर और आफ्टर कोलिजन. पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो है. हमेशा ये नहीं होता कि टोटल मोमेंटम जीरो है. मोमेंटम टोटल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो रहेगी कंजर्व. लाइक अगर पहले टोटल मोमेंटम 70 था तो आफ्टर कोलिजन भी 70 होता. तो यहाँ बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम है जीरो और आफ्टर कोलिजन भी टोटल मोमेंटम है जीरो. अब बात करते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी की बिफोर कोलिजन. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको याद है, हाफ एम वी स्क्वायर. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 एम वी स्क्वायर. और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 एम वी स्क्वायर. और मैं उन दोनों को ऐड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा एम वी स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर विल बी एम वी स्क्वायर. याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लिया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है. काइनेटिक एनर्जी में इस v का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर में v का मतलब स्पीड होता है, वेलोसिटी नहीं होता. मोमेंटम एम वी है, वहां v का मतलब वेलोसिटी है. काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर में v स्टैंड्स फॉर स्पीड. तो इट डजेंट मैटर कि ये राइट साइड पे जा रहा है या लेफ्ट साइड पे जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही ट्रीट होगी हर सिनेरियो में. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि एम वी स्क्वायर. दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन. अच्छा, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या होगी भाई? अगेन इट डजेंट मैटर कि ये ऑब्जेक्ट राइट साइड पे जा रहा है या लेफ्ट साइड पे जा रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर दोबारा से हो जाएगा एम वी स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है. टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन था एम वी स्क्वायर और आफ्टर कोलिजन था एम वी स्क्वायर.
तो इन द अबव एग्जाम्पल टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इट विल ऑलवेज बी। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है, ये हमेशा ही होता है। इस पे तो मान ले आए कि टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा होगा होगा, हर हाल में होगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, ये हमेशा नहीं होता। ये इत्तेफाक से जो ऊपर हमने आपसे एग्जाम्पल शेयर की है ना, इस एग्जाम्पल में ऐसा हो गया कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। ठीक है भाई। तो ये टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये हमेशा होता है। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, ये हमेशा नहीं होता। ये कभी हो जाता है, कभी नहीं होता। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको शायद मेरी बात समझ में आए। अगेन दो मासेस हैं या दो ट्रॉलीज हैं, दोनों का मास m है और दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं विद वेलोसिटीज v। दोनों कोलाइड करते हैं और अब की बार लेट से ये रिजिड बॉडीज नहीं है, ये कोलाइड करके एक दूसरे में घुस जाते हैं और घुसने के बाद दोनों रेस्ट पर आ जाते हैं। जैसे नॉर्मल प्रैक्टिकली गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता ना कि दो गाड़ियां आपस में टकराएं और टकराने के बाद उसी स्पीड से वापस चले जाएं, बल्कि वो एक दूसरे में घुस जाती हैं, गथ जाती हैं, डिफॉर्म हो जाती हैं, चकनाचूर हो जाती हैं। तो कोई इस तरह का सिनेरियो आ जाता है आफ्टर कोलिजन, क्योंकि ये रिजिड बॉडीज नहीं थी। तो एक दूसरे पर जब इन्होंने फोर्स लगाया तो फोर्स के नतीजे में ये दोनों एक दूसरे को कंप्रेस कर देंगे, एक दूसरे को डिफॉर्म कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकालूं तो वो जीरो है, mv प्लस m ऑफ माइनस v इक्वल जीरो। अगेन नॉट टू मेंशन, अगर मैं इसका मोमेंटम पॉजिटिव ले रहा हूं तो इसका मोमेंटम नेगेटिव लूंगा, क्योंकि ये टुवर्ड्स द राइट है तो ये टुवर्ड्स द लेफ्ट है। मास m है, वेलोसिटी v है, तो एक का मोमेंटम mv, एक का मोमेंटम माइनस mv, तो टोटल मोमेंटम जीरो हो जाएगा बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन सर वो भी जीरो है, क्योंकि दोनों मासेस ही रेस्ट पर आ गए ना, दोनों मासेस रेस्ट पर आ गए। तो पहले वाले मास की वेलोसिटी भी जीरो है, दूसरे वाले मास की वेलोसिटी भी जीरो है। वैसे भी ऑब्वियस है ना यार, जब दोनों मासेस रेस्ट पर आ गए तो मोमेंटम जीरो है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो मोमेंटम हो ही नहीं सकता। तो मोमेंटम तो अभी भी कंजर्व है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जीरो, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जीरो, और ये इट विल ऑलवेज बी, ये तो हमेशा रहेगा। बात करते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन की। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या है? हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। स्केलर से दोनों को ऐड कर दें, आ जाएगा mv स्क्वायर। लेकिन आफ्टर कोलिजन क्या हुआ? टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज जीरो। दोनों मासेस रेस्ट पर हैं, जब स्पीड ही जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या हो गई? जीरो हो गई। तो अब इस केस में मोमेंटम तो कंजर्व है, पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो है, लेकिन क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है? ना 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 ना, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। काइनेटिक एनर्जी पहले थी mv स्क्वायर और अब क्या हो गई? अब हो गई जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी तो गायब हो गई। तो सर वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई? वो काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, वो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, वो काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जब तसादुम होता है, जब कोलिजन होता है दो गाड़ियों का, तो बहुत सारी एनर्जी कन्वर्जेंस होती है ना, तो वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो इन द एग्जाम्पल अबव टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इट विल ऑलवेज बी, ये तो हमेशा होता है। टोटल काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे इस केस में टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, लेकिन याद रखिएगा टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी बहरहाल फिर भी कंजर्व्ड है। काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू और हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि हीट एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड सो ऑन। तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि टोटल मोमेंटम कंजर्व हमेशा होगा। जैसे इस केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थी,
तो कभी हो भी सकती है। इस केस में टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं थी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कभी कंजर्व हो भी सकती है और कभी कंजर्व नहीं भी हो सकती है। तो यहां से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का। एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या है? एक ऐसा कोलिजन जिसमें टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व हो। ऐसे सिस्टम को परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। तो टोटल मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि लेट से दो मासेस थे, एक का मास m1 एक का मास m2, एक की वेलोसिटी u1 एक की वेलोसिटी u2, दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। m1 m2 पर फोर्स लगाता है, m2 m1 पे फोर्स लगाता है, और आफ्टर कोलिजन दोनों की लेट से एक नई वेलोसिटीज आ जाती है। एक की वेलोसिटी v1 एक की वेलोसिटी v2 है। तो इन जनरल एक तो टोटल मोमेंटम इलास्टिक कोलिजन में हमेशा कंजर्व रहता है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हैज टू बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो m1 u1 प्लस m2 u2 हैज टू बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये तो हमेशा ही होगा ना, कोलिजन इलास्टिक हो इन इलास्टिक हो कुछ भी हो, ये तो हमेशा होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कोलिजन है जो परफेक्टली इलास्टिक है, जिसमें आपका ये दावा है कि कोई दूसरी एनर्जी कन्वर्जन नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही सिस्टम के अंदर है और वो एक दूसरे में ट्रांसफर कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है। ऐसे कोलिजन को कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन मस्ट इक्वल टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब अगर मैं बिफोर कोलिजन इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो ये हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर। भाई इसका मास और इसकी स्पीड यूज करूंगा मैं, और अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो ये हो जाएगा हाफ m2 u2 स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दूंगा ना, इन दोनों के इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी को, तो ये हो जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। फिर हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो अगर कोलिजन इलास्टिक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। और मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व होगा। अब ये जो इलास्टिक कोलिजन है ना, ये हमारे सिलेबस का बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, और हमारे सिलेबस का इंटीग्रल पार्ट इसलिए है क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी अहमियत का हामिल है। बड़ी अहमियत है इसकी कि जब दो मासेस कोलाइड करें तो हम देख लेंगे यार उनका कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, बड़ी क्लास की एग्जाम्पल है, ऐसी एग्जाम्पल है कि आपका दिल खुश हो जाए। भाई पुराने वक्तों में जब गाड़ियां बनाई जाती थी तो कोशिश करते थे कि वो कार्स को यानी गाड़ियों को बहुत मजबूत बनाए, रिजिड बॉडीज बना दिया करते थे वो गाड़ी को। एक से एक एलॉय इस्तेमाल कर रहे हैं, एक से एक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं कि ला के हथौड़ा मार दो तब भी कोई डेंट ना आए गाड़ी में। ये पहले उनकी ख्वाहिश थी कि भाई हम लाखों रुपए खर्चा करके एक गाड़ी बना रहे हैं, तो हम क्लाइंट को खुश करने के लिए कम से कम मजबूत गाड़ियां तो बनाएं। लेकिन होता क्या था कि जितनी ज्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली गाड़ी होती थी, कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो फैटेलिटी रेट ऐसी गाड़ियों का सबसे ज्यादा होता था। सबसे ज्यादा अमवात जिसे कहते हैं ना, शरय अमवात, सबसे ज्यादा लोगों की मौत उन एक्सीडेंट्स में हुआ करती थी जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली गाड़ियों को ड्राइव कर रहे होते थे, अगर अल्लाह ना करे उनका एक्सीडेंट हो जाए। क्यों? मैं आपके आगे दो एग्जाम्पल्स रखता हूं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा इन दो में से कौन सा एक्सीडेंट खतरनाक है। एक गाड़ी है वो 100 की स्पीड से जाती है,
सामने कोई खंबा आ जाता है, सामने कोई दीवार आ जाती है, कोई बहुत रिजिड सी चीज आ जाती है। ये गाड़ी 100 की स्पीड से जाती है और जाकर इस दीवार में घुस के चिपक जाती है और रेस्ट पर आ जाती है। ये एक एक्सीडेंट है। ऑब्वियसली ये भी बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट है। एक एक्सीडेंट ये है कि आपके पास एक गाड़ी है, वो 100 की स्पीड से जा रही है। 100 मीटर्स पर सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको 100 किलोमीटर्स पर आवर कर देते हैं ताकि थोड़ी प्रैक्टिकल डिस्कशन हो जाए। ठीक है, 100 मीटर्स पर सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो कोई 250-300 चला जाएगा किलोमीटर्स पर आवर में। तो द कार दैट इज मूविंग विद 100 किलोमीटर्स पर आवर, अच्छा, सामने एक दीवार आ जाती है। ये गाड़ी इस दीवार से टकरा कर इसी 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से वापस आ जाए। सोचें इस गाड़ी के साथ क्या होगा। यानी यहां पर इनका इम्पैक्ट हुआ और इम्पैक्ट के बाद ये गाड़ी क्योंकि रिजिड बॉडी थी, इसने अपनी कोई काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं किया और ये जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ गई थी उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ वापस आ गई। मेरे ख्याल से इस एक्सीडेंट में लोगों के मरने के चांसेस ज्यादा होंगे। इमेजिन करो ना यार, आपका कोई एक्सीडेंट होता है, आप 100 की स्पीड से टकराते हो और फिर 100 की स्पीड से वापस आ जाते हो, तो अब आके आप दोबारा एक दफा एक्सीडेंट करोगे, फिर दोबारा करोगे, फिर दोबारा करोगे, तो ऐसे में तो अल्लाह जाने अंदर बैठे बंदे का क्या हाल हो जाए। व्हाट इज आइडियल इज कि एक्सीडेंट हो ही ना, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी फौरन अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करे। फौरन अगर गाड़ी कहीं घुसती है तो ये वाला ऐसा चपटा हो जाए और गाड़ी इमीडिएटली अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करके रेस्ट पर आ जाए, ताकि फिर भी जिंदा बचने के कुछ चांसेस बन जाए। ना कि गाड़ी 100 की स्पीड से जाए और 100 की स्पीड से ही वापस आ जाए और फिर दोबारा पीछे किसी और गाड़ी से टकराए, फिर दोबारा किसी खंबे से टकराए, तो मेरे ख्याल से ये बंदा तो जिंदा नहीं बचने वाला, ये तो मर जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, हम डेलिबरेटली गाड़ी का फ्रंट पार्ट, ये वाला रीजन जिसे कहते हैं ना, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इसको हम डेलिबरेटली सॉफ्ट बनाते हैं ताकि क्राम कर जाए, ताकि चपटा हो जाए, फौरन से काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, हीटिंग में कन्वर्ट हो जाए, ताकि गाड़ी इमीडिएटली रेस्ट पर आ सके, अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर सके। गाड़ी का ये वाला जो पोर्शन होता है ना, जिसे आप कैबिन कहते हैं, जिसके अंदर लोग बैठे हुए होते हैं, इसको ऑब्वियसली बहुत मजबूत बनाया जाता है, इसको हम चपटा नहीं कर सकते। ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के मटेरियल से बनाया जाता है। लेकिन जो गाड़ी का बोनट है और जो गाड़ी की डिग्गी है, जो अगला और पिछला हिस्सा है, उसको हम डेलिबरेटली सॉफ्ट मटेरियल से बनाते हैं ताकि इन केस ऑफ एक्सीडेंट वो फौरन से क्रैम कर जाए और ऑब्जेक्ट अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर जाए। तो आपने अक्सर देखा होगा, पाकिस्तान में कोई बुरा एक्सीडेंट हुआ, कोई बड़ी गाड़ी है, सेविक है या कोई भी ऐसी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, एक्सीडेंट होता है, गाड़ियां चूर हो जाती हैं फ्रंट से, बंदा जिंदा बच जाता है। चपटी हो गई, सामने से फारिग हो गई गाड़ी, लेकिन बंदा जिंदा बच गया। हम कहते हैं हाय अल्लाह, अल्लाह ने जिंदगी दे दी इस बंदे को। बिल्कुल जिंदगी मौत देने वाला अल्लाह ही है, लेकिन और फिर क्या करते हैं, फिर हम उस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को गालियां दे रहे होते हैं कि ये देखो, ये इसने 50 लाख की गाड़ी बनाई है, एक एक्सीडेंट में गाड़ी चूर हो गई। ओ भाई, उसको क्रेडिट दो कि उसने तुम्हें ऐसी गाड़ी बना के दिया कि तुम जिंदा बच गए। उसने डेरिवेटिव फ्रंट पार्ट को सॉफ्ट बनाया कि एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी चपटी हो गई, तुम जिंदा बच गए। अगर वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के मटेरियल को यूज कर लेता ना, तो अभी तुम जिंदा नहीं बचते, गाड़ी तो जिंदा बच जाती। तो उसने तुम्हारी जिंदगी को प्रीफर किया है गाड़ी की जिंदगी पर। गाड़ी तो स्क्रैप में जाएगी अब, लेकिन आप हयात हो गए, आप जिंदा बच गए, सिर्फ छोटी सी इंजीनियरिंग की वजह से। और वो इंजीनियरिंग क्या थी कि फ्रंट और बैक पार्ट को उसने सॉफ्ट रखा कि इन केस ऑफ कोलिजन द कार शुड इमीडिएटली लूज ऑल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो कार मैन्युफैक्चरिंग में आप सोचें इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। सिमिलरली कुछ जगहों पर इलास्टिक कोलिजन्स हो जाते हैं, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है, उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते आफ्टर कोलिजन।
इसके अलावा स्नोकर जब आप खेलते हैं तो उसमें भी यूजली जो हेड ऑन कोलिजन्स होते हैं, एक्सेप्ट कि बहुत थोड़ी सी वेलोसिटी आप या थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी आप लूज कर देते हैं ड्यू टू साउंड एनर्जी, अदरवाइज कोलाइड करते हुए आप ड्यूरिंग द कोलिजन अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं करते। वो रिजिड मासेस होते हैं जो स्नोकर की बॉल्स होती हैं। और ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो हमें मिल सकती हैं इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन की। तो हमने क्या सीखा बच्चों? हमने ये सीखा कि जब भी दो मासेस कोलाइड करते हैं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के हवाले से एक और बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है, वो ये कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन हमेशा बराबर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, बट अभी हम पहले इसकी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया इसकी कुछ पास्ट पेपर्स करेंगे अगले लेक्चर में, ताकि ये जो हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया इसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें अबाउट दिस लेक्चर कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और इंतज़ार करें हमारे नेक्स्ट लेक्चर का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।